मैं आपकी पेनफुल मेमोरी ना 5 मिनट के अंदर हटवा सकती हूँ। लाइफ के जो 5 बड़े एरिया हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, इसमें कहीं भी अगर ब्लॉकेज है तो आपको अपने बॉडी पे सिंपली टैप करना है और इसको हील करना है। वो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एफर्मेशन कर लो, क्योंकि एफर्मेशन में तो लॉजिकल माइंड ऐसे सामने आता है कि आपको वो चीज़ें ही नहीं मैनिफेस्ट करने देता। मैं बोल रही हूँ मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे जेब में अगर 10 रुपये भी नहीं है तो मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा तू और अमीर, तेरा जेब चेक कर, अभी इतने लोन है, इतने कर्जे हैं। वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ, एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैं गरीब हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को परमिशन देती हूँ पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, अमीर बनने के लिए, दौलत पाने के लिए, तो वो चीज़ें होने लगी। सो आज हमारे बीच जो हमारी गेस्ट है वो है डॉक्टर राशि जैन, जो कि एक एनएलपी और ईएफटी कोच है। अब आप पूछोगे एनएलपी और ईएफटी क्या है, वो पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। सो वेलकम टू न्यू एपिसोड, दिस इज दीपेश कनागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो डॉक्टर राशि, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हो सर, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। आज आज हमने जब आपको बुलाया था तो मैं आपका देख रहा था कि आपका कैसा है काम, और मुझे पता चला कि आप एक काउंसलर हो। तो स्टार्ट करने के पहले क्या आप हमारे फैंस को, दर्शकों को बता सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? बिल्कुल। पिछले 10 सालों से मैं लोगों को हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, या मैं इसको ऐसे कहती हूँ, लोगों को स्वास्थ्य, सफलता, सार्थकता दिलाने पे काम कर रही हूँ। और अभी तक इसके लिए मेरे क्लिनिक है, मेरे कोर्सेज हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, और इन सब के माध्यम से करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा लाइफ मैंने टच की है इन सालों में, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। इसके लिए मैं कई सारे मोडालिटीज़ यूज़ करती हूँ, जैसे कि रेकी, एनएलपी, ईएफटी, बैच, फ्लावर मेडिसिन, इलेक्ट्रोमैथी। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर हूँ, एमडी किया है मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन से, तो ये सारी चीज़ों से मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। एनएलपी, ईएफटी, ये दो हाँ। चीज़ क्या है, क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। एनएलपी को पहले समझते हैं। जी। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, 3 टर्म से मिलके बना है। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में भी 2 चीज़ें हैं आपकी, वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब आप जो शब्दों से कम्युनिकेट करें और आप जो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करें। और प्रोग्रामिंग मतलब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिले। तो एनएलपी मतलब कि आप कैसे अपने शब्दों से, अपने लैंग्वेज से, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो एनएलपी है। ओके। ठीक है। और इसमें आपकी फिजियोलॉजी, टोन ऑफ वॉइस, वर्ड, सबके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आपने बोला ईएफटी। देखिए एनएलपी में एक चीज़ और अच्छी बात है कि नॉर्मल आप काउंसलर के पास जाओगे तो वो आपसे बातचीत करेंगे। आप गए हैं कि नेगेटिव थिंकिंग के लिए मान लीजिए, तो वो बोलेंगे अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे सोच से अच्छे रिजल्ट आते हैं। मगर एनएलपी बोलता है कि सिर्फ ऐसे मत करिए। उसको भी पता है, सामने वाले को बहुत अच्छे से पता होता है कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन तुम ये तो सिखाओ अच्छा कैसे सोचे। अच्छा। तो एनएलपी में ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। कई बार सालों के डिप्रेशन घंटों में ठीक होते हैं, इतनी फास्ट वर्क करती है। मतलब जैसे आज एडवांस हमने देखा, कंप्यूटर आप आईटी फील्ड से, तो उसमें बहुत कुछ क्या हो गया, एडवांस हो गया है। कई बार घंटों लगते थे अब किसी AI आ चीज़ को चुका है। करने पे, एआई आ गया तो फास्ट हो गया है। ऐसे ही है, मैं आपकी पेनफुल मेमोरी ना 5 मिनट के अंदर हटवा सकती हूँ, और बिना आपसे पूछे। तो ये एक ये टेक्निक डॉक्टरी से रिलेटेड है या ये किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है? ये माइंड से रिलेटेड है। टोटल अच्छा। आपके ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस बने हुए हैं ना, तो उससे संबंधित है। तो उसमें भी एक चीज़ होती है कि ब्रेन क्या है, माइंड क्या है। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ अच्छा। सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को चेंज कर देंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अपडेटेड रहेंगे आप, जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, लेटेस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। एक क्वेश्चन और आपने पूछा था, ईएफटी। ईएफटी का मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें हम अपने बॉडी में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं उन पे टैप करते हैं, और जो भी हमारे मेरिडियंस में ब्लॉकेजेस आ गए, जो भी हमारी ऊर्जा में एनर्जी के फ्लो में ब्लॉकेजेस आ गए, उसको हटाते हैं। और ये एनर्जी से संबंधित ब्लॉकेजेस आपके रिश्तों से संबंधित भी हो सकते हैं, हेल्थ से संबंधित हो सकते हैं, करियर से, रिलेशनशिप से, स्पिरिचुअलिटी से, कहीं भी हो सकता है। लाइफ के जो 5 बड़े एरिया हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, इसमें कहीं भी अगर ब्लॉकेज है तो आपको अपने बॉडी पे सिंपली टैप करना है और इसको हील करना है। अच्छा।
तो इट्स काइंड ऑफ एक्यूपेक्चरिंग। इसमें ये कॉम्बिनेशन है साइंस का, एक्यूपंक्चर भी है, एनर्जी डायनेमिक्स भी है, क्योंकि मेरिडियंस पे बात हो रहा है जी। और साथ ही साथ आप इसमें एफर्मेशंस भी देते हैं। अच्छा, उसमें एफर्मेशन भी डाल सकते हैं? बिल्कुल है। जैसे उसमें स्टेटमेंट ये यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि इवन दो मेरा कॉन्फिडेंस कम रहता है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को परमिशन देती हूँ कि मेरा ये कॉन्फिडेंस परमानेंटली इमीडिएटली लेवल 10 का हो जाए। तो इस तरीके के उसमें स्टेटमेंट है। और वो जो स्टेटमेंट भी कह रहे हैं ना हम, वो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एफर्मेशन कर लो, क्योंकि एफर्मेशन में तो लॉजिकल माइंड ऐसे सामने आता है कि आपको वो चीज़ें ही नहीं मैनिफेस्ट करने देता। मैं बोल रही हूँ मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे जेब में अगर 10 रुपये भी नहीं है तो मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा तू और अमीर, तेरा जेब चेक कर, अभी इतने लोन है, इतने कर्जे हैं, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ, एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैं गरीब हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को परमिशन देती हूँ पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, अमीर बनने के लिए, दौलत पाने के लिए, तो वो चीज़ें होने लगेगी। तो ये EFT है। इसमें आपको नेगेटिव इमोशन से फ्री किया जाता है। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको इमोशन लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने कहा कि आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टरी हाँ किया हुआ है और आप एक रेकी हीलर भी हो। जी। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर्स जो होते हैं बड़े प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, वो ज़्यादा ये सब चीज़ों पे नहीं मानते, वो एकदम भी प्रैक्टिकल, जो हो रहा है वही सत्य है। तो आपका ये पॉइंट चेंज कैसे होगा, ये मार्गदर्शन कैसे हुआ कि नहीं मुझे रेकी की ओर भी जाना है, इस टाइप का काउंसलिंग के काइंड ऑफ टेक्निक्स मुझे अपनाने अपार्ट फ्रॉम डॉक्टरी? विद ड्यू रेस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, देखिए जो जितने अच्छे से मेडिकल साइंस में जाएगा ना, जो जितना डीप में पढ़ेगा, जो हर एक चीज़ को बारीकी से समझेगा, वो खुद आध्यात्मिक हो जाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में आएगा कि हम सिर्फ घाव पे पट्टी कर सकते हैं, उसका उपचार तो भगवान ही करते हैं, हीलिंग तो भगवान ही करते हैं, और कुछ निमित्त और निमित्तिक संबंध भी होते हैं। अच्छा। जिसको आजकल प्लासिबो नोसिबो कह दिया जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो सच में साइंस को पढ़ेगा ना, विज्ञान को पढ़ेगा, तो उसको वो ये जो स्पिरिचुअलिटी का विशेष ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा। आपको ये काउंसलिंग में मेंटल काउंसलर कह लो, इमोशनल हीलर कह लो, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपको इस फील्ड पे जाना है? देखिए 2016 में मेरी BAMS कंप्लीट हो गया। BAMS के बाद मैंने सर्च करना चालू किया यूट्यूब में कि और कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक मोटो हमेशा से रहा है, एक मेरा अगर मैं आंखें बंद करूँ तो 2 शब्द बहुत अच्छे से मुझे क्लियर दिखाई देते हैं, एक है ग्रोथ, दूसरा है कंट्रीब्यूशन। तो मैंने कंट्रीब्यूट करने के लिए और ख़ुद की भी लाइफ में चैलेंजेस थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए ढूंढना चालू किया नेट में कि और क्या कर सकते हैं जिससे फास्ट रिजल्ट आए लोगों की लाइफ में। तो ढूंढते ढूंढते मिला एक हेल्प टॉक करके यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे NLP की वीडियोस आए, तो NLP के वीडियोस को देखा, फिर EFT के वीडियोस आए, उसको देखा, फिर मेंटर ढूंढना चालू किया। फिर मेरे मेंटर मुझे मिले, मिस्टर वेद प्रकाश, तो प्रोग्राम योर माइंड करके उनका चैनल है, तो उनसे मैंने फिर NLP सीखी, EFT को और ढंग से सीखा। फिर वहाँ से वो चीज़ें समझ में आई, तो उन्होंने भी यही सिखाया कि अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आप किसी को भी हील कर सकते हो। आप पानी भी दोगे ना उसको, तो भी उसका उपचार हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत महत्व होता है। तो वहाँ से वो चीज़ें सुलझते गई, सही होते गई, वहाँ से मैं इन सारी चीज़ों में आई। फिर एक बात और समझ में आई कि जब हम लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी बीमारी है, कैंसर ही ले लीजिए, तो उसका कॉज जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक लाइन पढ़ते हैं, साइकोसोमेटिक कॉज या साइकोलॉजिकल इश्यूज, है ना, कि कैंसर क्यों हुआ, साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण हुआ। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा जाता कि कौन सा साइकोलॉजिकल कॉज है, ऐसा क्या अनएड्रेस्ड एजेंडा रह गया, क्या ऐसी चीज़ें रह गई जिसके कारण उसको कैंसर हुआ, क्या स्ट्रेस थी, क्या एंजाइटी थी, क्या हो रहा था उसके अंदर। तो वो जब मैंने NLP पढ़ा, EFT सीखा, तब मुझे समझ में आया कि ओके ये रह गया, ये कारण है, इस पे ध्यान नहीं गया लोगों का। तो ये और ज़्यादा मुझे इस तरफ लेके गया कि इस तरीके से। और फिर केस वैसे मिलते गए कि जैसे कोई मिर्गी का पेशेंट आया, उसको मैंने NLP की 1-2 टेक्निक कराई, उसका मिर्गी का दौरा शांत हो गया। अब सालों हो गए उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते, तो और इंटरेस्ट आया। कोई ऐसी बच्ची आई जिसको पैनिक अटैक्स आते थे, एक ऐसी बच्ची आई जिसको उसके टीचर ने प्राइवेट पार्ट पे कट कर दिया था। ओह माय गॉड।
तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। जब भी पुस्तक खोलती थी उसे वही सारे सीन दिखते थे। उसको टेक्निक कराई, वो सही हो गई। अब सोचिए ये नॉर्मल काउंसलिंग से पॉसिबल नहीं होती, शायद कई सेशंस लगते, बिल्कुल। है ना। अगर सही भी होता तो उसके लिए 10 बार उसको जाना पड़ता। मैंने एक टेक्निक कराई, उसकी चीज़ें सही हो गई। मैंने बोला आंखें बंद करो, जो भी आपके सीन आपको माइंड के आगे आते हैं उसको दूर करो, ब्लैक एंड वाइट करो, छोटा करो, बर्फ़ में डालो, जला दो। जो भी वहाँ आवाज़ें आ रही तुमको उसको मेरे काउंटिंग के साथ कम करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 खत्म। अब सिर्फ होठ हिल रहे हैं वहाँ, उसको भी दूर करो। जो भी फीलिंग कहीं बॉडी में आप फील कर रहे हो बच्चा, उसको सोचो कि वो एक स्पंज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, वो आपके हाथ में आ गई है, स्पंज को फेंक दो। इतना आसान है। तो ऐसे करिए, वो बिल्कुल सही होता है। मैंने करके देखा, मेरी भी लाइफ में एक ऐसे, और हम सबके लाइफ में ऐसे ट्रॉमा होते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमको, जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, किसी की आवाज़ आ जाती है कि तुझसे नहीं होगा, जो बचपन में किसी ने कहा होता है, और वो काम रुक जाता है। कई बार वो इमेजेस हमारे सामने आती है। कई बार ओसीडी में भी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में लोगों को आवाज़ें ही तो परेशान करती है। हाथ धो तो वो जाके धोता है, 100 बार धोता है, तो वो आवाज़ को आप हटा सकते हो, तो वो सही हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। अगर एक कॉमन बंदे को समझने के लिए, एक हम्म। कॉमन लोगों को समझने के लिए एनएलपी को अगर इजी टर्म्स में कहा जाए या ईएफटी को इजी टर्म्स में क्या कहा जाए, तो हम क्या उसे समझ सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो? बिल्कुल। फीवर होता है जी आप पैरासीटामोल लेते हो डॉक्टर के पास जाके, जी। है ना। तो ऐसे माइंड में भी अगर इश्यू हो रहा है ना, तो आपके लिए एनएलपी है। आप कहीं भी अटक रहे हो ना, आपका हेल्थ अच्छी नहीं जा रही, रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे को लोग टॉर्चर करें, मैं कैसे सहन करूं, मैं कैसे उसको संभालूं, आपको पैसे नहीं कमाने आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, खासकर माइंड से रिलेटेड, है ना। मैं अकाउंट्स की बात नहीं करूंगी, रिश्ते आपके नहीं सही चल रहे, आप आओ, हम बताएंगे आपको कि क्या करना है, कैसी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। तो एनएलपी एक तरीके से एक ऐसा साइंस है जिसमें टूल्स है, टेक्निक है अपने लाइफ को इजी बनाने का। ओके। ईएफटी में भी वैसा ही है, और ईएफटी थोड़ा और ज़्यादा डीप में काम कर जाता है क्योंकि वो एनर्जी पे भी वर्क करता है, तो आपको यूनिवर्स से अलाइंड कर देता है, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं तो सब तो फिर आसान ही है। आप एक रेकी हीलर भी हो, जी। रेकी मास्टर हो, तो रेकी को इस चीज़ में कैसे उपयोग करते हो? रेकी का यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि मैं लोगों को ज़्यादातर गाइड कर पाती हूँ कि आप अपनी एनर्जी सुधार लो, ऑरा को सुधार लो, तो आप ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे, ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली रेकी का उतना ही यूज़ कर पाती हूँ। आज के समय पे आप एक मोस्ट कॉमन इमोशनल इश्यूज कैसे, मतलब हम फेस करते हैं, जो भी हम फेस करते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं? एंजाइटी, और ये ना एक्चुअल में होती नहीं 90% लोगों को, 99% लोगों को नहीं होती, बल्कि ये सब सुन सुन के लोगों ने रटा है। आपने और मैंने बचपन में सुना था सर नहीं कभी कि एंजाइटी होती है? मैं अभी इसी साल सुना 2025 में। डिप्रेशन होता है। आजकल तो बच्चे बोलते हैं मेरे को ना मैम एंजाइटी हो रही है, मैं ना डिप्रेस फील कर रही हूँ। क्यों कर रहे हो बेटा डिप्रेशन फील? उस लड़की ने दिल तोड़ दिया, उस लड़के ने, बंदे ने ऐसा कर दिया, तो वो एंजाइटी शब्द को ले लेते हैं, जबकि ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। अच्छा। जैसे आपको जॉइंट पेन होता है या हाथ पैर में दर्द होता है तो आप सीधा नहीं बोलते ना कि आर्थराइटिस हो रहा है। जी जी जी। हाँ। नहीं बोलते ना, आप ये बोलते हो पैरों में, घुटने घुटने में दर्द है। हाँ। लेकिन आजकल यही शब्द यूज कर रहे हैं, तो बोल बोल के बनाए गए हैं लोगों को बीमार, या मेंटल इश्यूज जो है ना, वो बोल बोल के लोगों ने खुद को किया है और सोसाइटी ने किया है। तो आपके हिसाब से आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे अटैक्स, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी और डिप्रेशन को? बिल्कुल। तो देखिए एंजाइटी क्या होती है, हम लोग जब एनएलपी सिखाते हैं तो वहाँ पे एक बिलीफ पढ़ाया जाता है कि हर एक बिहेवियर का एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। okay. चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या आपका डिप्रेशन हो, या पैनिक अटैक हो, और वो बिहेवियर का जो क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटेंशन होता है ना, वो अगर आपने नहीं समझा है, जैसे आपको एंजाइटी हो रही है और आप शांत नहीं बैठते और अपने आप से पूछते नहीं हो कि एंजाइटी क्यों हो रही है, तो एक समय तक तो वो सिर्फ एंजाइटी का ही रूप लेगी, एंजाइटी ही रहेगी, फिर वो कुछ समय के बाद डिप्रेशन में और पैनिक अटैक में बदल जाएगी। तो ये सब अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं आपके माइंड के। वो जो मतलब अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, वो आपसे कुछ चाह रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करता है, पहले थोड़े जोर से बोलेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर टेंट्रम करने लगेगा ताकि आप उसकी तरफ ध्यान दो। तो ये सब आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी है ना, वो भी ऐसे ही है। अच्छा। और एक है आपके मीनिंग
देने का तरीका, हम्म, आपने किस चीज़ को, किस घटना को जैसा मीनिंग दिया है ना, वैसी आपकी लाइफ होगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपके मीनिंग का रिजल्ट है। अच्छा अच्छा। जैसे हम्म, एक एग्जांपल लेती हूँ, हम्म, अगर एक बॉस है आपका, ठीक है, हम्म, आपने बोला, उसने बोला कि कल से आपको ये टास्क करना है। अब आपने बोल दिया अरे यार टास्क करना पड़ेगा, हो गया स्ट्रेस। अब आप जब भी उसको करोगे, बोझ लेके करोगे, तो एंजाइटी क्रिएट होगी। मीनिंग देते, वाह क्या बात है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का एक अवसर आया है, ग्रोथ का एक अवसर आया है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, हम्म, है ना। और पैनिक अटैक भी क्या है, जब एंजाइटी लंबे समय तक बनी रहेगी, अच्छा। वो एपिसोड चलता रहेगा, तो फिर पैनिक अटैक्स आएंगे, फिर आपके बॉडी में वो सिम्टम्स आने लगेंगे एंजाइटी के, है ना। और डिप्रेशन क्या है, वो सैडनेस का लूप है, आप लगातार सैड हो, वो होगा। और उसमें भी फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने बोला ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हम्म, आप मुझे बताइए कि पूरे कम्युनिकेशन में वर्ड्स का रोल कितना % होगा? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी 100% में से कितना %? मेरे से वर्ड्स का, मेरे लिए तो 70% वर्ड्स रखता है। हम्म इसलिए रखता है बिकॉज अच्छा बोलोगे, क्योंकि एक एक वर्ड जो होता है ना, वो हम्म बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके खुद की ऊर्जा होती है मेरे हिसाब से। हम्म और अच्छे वर्ड्स, मतलब देखो, एक वर्ड के कई सारे और भी होते हैं। हम्म अब उसके गलत उपयोग के से भी यूज़ कर सकते हैं एक गलत सेंटेंस बनाने के लिए। हम्म, लेकिन उसके जगह एक सोच के एक सही वर्ड बोलोगे ना, तो हो सकता है कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। तो वर्ड मेरे लिए 70%। बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग एनएलपी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, हम्म, तो आप बिल्कुल अपनी जगह सही बोल रहे हैं। तो एनएलपी में लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं मेहबियन एंड फेरिस की रिपोर्ट। अच्छा। उसके हिसाब से हमारे कम्युनिकेशन में वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% है। 35% टोन ऑफ वॉइस और 55% आपकी फिजियोलॉजी का रोल होता है। फिजियोलॉजी इन द फिजियोलॉजी सेंस? मतलब जैसे आपकी जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन में कितनी भी अच्छी बात कहूँ, थ्योरी चढ़ा के कहूँ, आपको समझ में आ जाएगा हम्म, कि नहीं, ये गड़बड़ है ना। तो फिजियोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए। डिप्रेशन तो पूरी तरीके से फिजियोलॉजी को आई मीन सही यू मीन करके टू से सही दैट कर वे ऑफ सकते हैं। टॉकिंग, यू टॉकिंग अबाउट हाँ हाँ, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा एक एक पोस्चर सही होना चाहिए, बिल्कुल एक्सप्रेशन सही होना बिल्कुल, चाहिए। आपका टोन ऑफ वॉइस सही होना चाहिए। हाँ, राइट। उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से बोला ना, वो चुभ गई। या सेंटेंस और वो, हाँ, हाँ, करेक्ट। शब्द सही है, लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँगी, वो सबसे ज़्यादा आपको चुभेगा। तो वो सारी चीज़ें, तो डिप्रेशन तो टोटल फिजियोलॉजी का गेम है ना। किसी का बिहेवियर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिहेवियर होता है, मेंटल थॉट्स होते हैं, एनएलपी के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर बिल्कुल हो सकते हैं। सकता है। एनएलपी में एक टेक्निक है स्विस हम्म, पैटर्न। हम्म, तो स्विस पैटर्न से आप किसी भी तरीके के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, चाहे हम्म, एंगर का हो, डिप्रेशन का हो, एडिक्शन का हो, हम्म, या उस जैसे कई लोगों को पॉर्न एडिक्शन होते हैं, या जैसे मान लीजिए माइंड में ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, बहुत टेक्निक्स हैं एनएलपी में इससे संबंधित। अच्छा। और जैसे कई लोग इमोशनली चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, हम्म और ऐसा कोई साइन है जिससे उनको पता चल जाए कि नहीं, अब हमें एक थ्योरी, या आई मीन किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी काउंसलर की ज़रूरत है? ऐसे कोई साइंस जो बताते हैं कि नहीं, अब तुम्हें किसी का हेल्प लेना होगा? बिल्कुल है। देखिए यूनिवर्स कैसे काम करता है, अबेंडेंस में, हम्म, है ना। यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है अबेंडेंस में हो रही है। तो अगर आपकी लाइफ में कमियां हैं, लैक में चल रहे हो आप, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, वेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, समझ जाओ आपको किसी कोच की ज़रूरत है, मेंटर की ज़रूरत है। हम्म, आप एक कोच, अच्छे से अच्छा कोच पकड़ो, उससे पूछो मैं इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करूँ, हम्म, तो आप उससे बाहर आ पाएंगे। उसके लिए एक बिलीफ होना चाहिए, सर मेरे लाइफ में अच्छा हो सकता है, हम्म, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसके साथ कुछ बुरा ही होगा। हम्म, तो जिसका ऐसा बिलीफ होगा ना, वो ढूंढेगा कोच। तो सबसे पहले तो ना अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, खुद को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि मेरे बिलीफ क्या है। तो अगर बिलीफ सब ऐसे ही है ना उटपटांग से, कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी मोटी हूँ, मैं ऐसी काली हूँ, तो मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तो कुछ अच्छा नहीं होगा। राइट। और फिर आप किसी के पास भी पहुँच जाओ, तो वो भी अच्छा नहीं कर सकता आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या ईएफटी के माध्यम से आप थोड़ा बहुत हमें एग्जांपल दे सकते हो ईएफटी का, जिससे कैसे हम अपने स्ट्रेस को डिस्ट्रेस में चेंज करें, या बहुत रिड्यूस कर दें अपने स्ट्रेस? तो ईएफटी के थ्रू आप बता सकते हो? बिल्कुल, मैं भी करवाती हूँ। जी। आप मुझे बताइए, आज दिन भर से कुछ स्ट्रेस हुआ होगा आपको बॉडी में, या कुछ आप थोड़े से थका हुआ महसूस कर रहे होंगे। हाँ, अभी बिकॉज ओके, मैं अभी ट्रैवल करके आया तो हूँ। 0 से 10 के स्केल में आप उसको एक नंबर दीजिए।
10 मतलब बहुत ज़्यादा है, 0 मतलब बिल्कुल नहीं, 2 3 मतलब ठीक है, माइल्ड, दे दिए। 4 5 मॉडरेट। बता दूँ? मॉडरेट, हाँ, या आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, चलिए मैं आपको EFT करवाती हूँ। यहाँ से करते हैं, ये ठीक है, कराटे चॉप पॉइंट से। ठीक है। यहाँ से आप करिए मेरे साथ। इवन दो मुझे लेवल जो भी आपका है आप बोलिए, जैसे किसी को लेवल 7 का स्ट्रेस है तो वो बोलेगा इवन दो मुझे लेवल 7 का स्ट्रेस हो रहा है, फिर इवन भी तो मैं मुझे अपने लेवल 7 का ही हाँ स्ट्रेस है। लेवल 7 का स्ट्रेस हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को परमिशन देती हूँ कि परमानेंटली इमीडिएटली ये स्ट्रेस खत्म हो जाए या लेवल 0 पे आ जाए। ऐसा हम 3 बार बोलेंगे। इवन दो मुझे लेवल 7 का स्ट्रेस हो रहा है, पैर को क्रॉस नहीं करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके बॉडी के राइट साइड में पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती हाँ, है हाँ। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। आप अगर क्रॉस करके बैठेंगे तो वो एनर्जी कटेगी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। हम लोग EFT एनर्जी पे तो काम कर ही रहे हैं। हाँ, तो इवन दो मेरा स्ट्रेस का लेवल 7 है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को परमिशन देती हूँ कि परमानेंटली इमीडिएटली मेरा जो स्ट्रेस है लेवल 0 पे आ जाए। इवन दो ठीक है। मेरा इवन दो लेवल लेवल 7 7 है, मुझे लेवल 7 का स्ट्रेस है, पर फिर भी भी मैं मैं अपने अपने आप को आप को प्यार प्यार करता करती हूँ, हूँ, स्वीकार स्वीकार करता करती हूँ हूँ और और मेरा मैं अपने आप को परमिशन परमिशन देता देती हूँ हूँ कि कि मेरा परमानेंटली लेवल 0 पे इमीडिएटली आ जाए मेरा ये परमानेंटली। स्ट्रेस लेवल 0 पे आ जाए। अब यहाँ पे टैप करेंगे और बोलेंगे दिस स्ट्रेस। अब यहाँ थर्ड आई की जगह पे दिस स्ट्रेस और अब यहाँ आईब्रोज की शुरुआत पे दिस स्ट्रेस, आईब्रोज के सॉरी आईज के साइड पे दिस स्ट्रेस, आंखों के नीचे दिस स्ट्रेस, नोज के नीचे दिस स्ट्रेस, होठ के नीचे दिस स्ट्रेस, कॉलर बोन के नीचे थोड़ा सा नीचे दिस स्ट्रेस। अब इस से करेंगे यहाँ साइड में जैसे मंकी करता है ना, नहीं थोड़ा सा ऊपर, जैसे बगल हाँ, से हाँ। 4 अंगुल नीचे अगर हम लेंगे जो पॉइंट आएगा तो दिस स्ट्रेस। अपने हाथों को आगे करिए और ये जो शुरू के पोर्स होते हैं ना, शुरू के पहले पॉइंट्स, यहाँ पे आप टैप करेंगे दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस। फिर जहाँ हम डॉक्टर पल्स देखते हैं दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस। अब एक गहरी सांस लेके छोड़ेंगे और आप मुझे लेवल बताइए। कुछ कम हुआ पहले बहुत के कुछ कम मुकाबले? हुआ। तो अगर यही आप जो सीक्वेंस है इसे 2-3 बार कर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे फास्ट काम करता है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स सबसे महसूस ज़्यादा कर आँखों रहे में रिलैक्स का मतलब फ़ील हो रहा है कि हाँ। हैं जी। और सबसे बड़ी बात ना, ये जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं इसका कनेक्शन आपके बॉडी से भी है, आपके अच्छा, ऑर्गन्स से भी है। अच्छा। जैसे यहाँ पे लीवर का पॉइंट है, अगर आप यहाँ टैप करो आपका लीवर हील होगा, आप टॉक्सिक आपके बॉडी से निकल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो EFT है ना, एक साथ कई निशाने लगाता है, एनर्जी, माइंड, बॉडी, ये तीनों को सही करता है। और आपका जब एनर्जी क्लीन होगा तो जाहिर सी बात है आप यूनिवर्स से उतने जुड़ते जाएंगे, तो फिर वो तो लॉ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं देन, क्योंकि आप राइट, राइट, राइट। अट्रैक्ट करने की पावर आपकी सही होती जाएगी। मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी क्विक है, तब भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम्म कितनी जल्दी हम NFT और ये NLP और EFT से हम जल्दी राहत पा सकते हैं किसी भी इमोशनल इश्यूज से? इमोशनल इश्यूज से तो आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। मतलब देखिए, मैं जैसे काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास बहुत काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो मैं हद से हद किसी इंसान को 1 घंटे से ज़्यादा समय दे नहीं पाती और एक बार ही दे पाती हूँ। बाकी वो सारी रिकॉर्डिंग उनको दे देती हूँ कि आप इसको 21 दिन 25 दिन करिए, जब तक कि आप रिजॉल्व नहीं हो जाए, पूरे तरीके से हील ना हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो क्विक फिक्स जैसा तो कुछ नहीं होता है। कई बार आपका डिप्रेशन है वो 1-8 घंटे में ठीक हो सकता है, एंजाइटी ठीक हो सकती है, लेकिन कई सारे ऐसी चीज़ें होती है ना कि उसको ब्रेन ने कैसा पकड़ा है, उसका न्यूरल कनेक्शन कितना स्ट्रांग है माइंड के अंदर, उस हिसाब से चीज़ें होगा। जितना ज़्यादा वो गहराई तक जाएगा, वो जितना ज़्यादा जड़ पकड़े रहेगा वो इशू, उतना उसमें समय लगेगा ठीक होने में। देखिए, ये जो फास्ट वर्ड आया है ना, ये सब आया है फास्ट फूड से। और आप भी जानते हो कि फास्ट फूड सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो हर चीज़ क्विक नहीं होती। हाँ, क्विक ऐसा हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाएगा। कई बार कुछ इश्यूज है, जैसे मैंने बच्चे का बताया वो ठीक हो गई, वैसे हो सकता है। अच्छा। लेकिन बाकी लोग जो चाहते हैं ना कि रिलेशनशिप सही हो जाए, उसमें समय लगता है, कुछ समय लेना पड़ता है। तो वरना वो एक आता है ना कि इसे सीखिए और आज अमीर बनिए, उसमें सिर्फ वही अमीर होता है जो उस प्रोग्राम को करता है। कई बच्चे होते हैं ना आजकल, यंगस्टर्स बोल सकते हो, काफ़ी जल्दी पार्टनर्स बना लेते हैं। तो कई लोगों को फेस करना पड़ता है ब्रेकअप्स, आज के जनरेशन में बहुत यूजुअल, बहुत कॉमन हो चुका है। तो कुछ पैटर्न होता होगा, इमोशनल पैटर्न होगा, तो आप ये इनसे कैसे
इन कंडीशन, इन केसेस को कैसे लेते हो? देखिए, इसके लिए ना मैं सबसे पहले तो युवाओं को कुछ चीज़ें समझाऊंगी, हम्म, और साइकोलॉजी, गहरी साइकोलॉजी, लेकिन समझना चाहिए। किसी को जी। भी अगर रिश्ता अच्छा करना है तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखिए, आज जो बच्चे फेस कर रहे हैं ना, हम्म, वो सिर्फ और सिर्फ इफोरिया ऑफ लव है। वो पिक्चर सीरियल देखते हैं, हम्म, वैसे ही माहौल उनको मिलता है, हम्म, और वो सोचते हैं और उस माहौल में अगर किसी ने हंस के उनसे बात कर दी तो सोचते हैं ये तो मेरी वाली बंदी है, इसके साथ मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, ये मेरी हो जाएगी। और राइट। बस इसको हम लोग बोलते हैं एंकर। एंकर का मतलब होता है, एंकर हमारे एनएलपी का एक कॉन्सेप्ट है। एंकरिंग, जैसे अगर आप किसी भी इमोशन के पीक पे हैं और उस समय आपको कुछ दिखा दिया जाए, कुछ सुना दिया जाए, कुछ महसूस करा दिया जाए, वो आपस में फिक्स हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम बरसात में बैठे हैं और बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है ना, तो हम अपने लाइफ के उस समय में चले जाते हैं जब पहली बार ऐसा हुआ था। हम याद या करते हैं कि ऐसा ही माहौल तो तब था जब मैं छोटी थी या छोटा हुआ करता था, है ना। तो वो क्या हुआ, वो माहौल अभी नहीं है, लेकिन आप ट्रिगर्ड हैं उस चीज़ से, एंकर्ड हैं उस चीज़ से, तो वो याद आ गया। ऐसे ही ना बच्चों के साथ होता है। वो अच्छे सिनेमा देख के आए और उसके बाद जब वो अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कोई लड़की उसको स्माइल कर देती है, कोई लड़का उससे अच्छे से बात कर लेता है, तब वो दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएट हो गई। वो पिक्चर वाली एकदम हाई वाली फीलिंग और वो बंदी का फेस या उस बंदे का फेस। तो पहले तो ये समझना है। दूसरा, कुछ गहरे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि देखिए, कुछ इंसानों की ह्यूमन नीड्स होती है, 6 ह्यूमन नीड्स होती है। पहली नीड होती है सर्टेनिटी की, दूसरी होती है टू बी लव्ड की, तीसरी होती है न्यूनेस की, चौथी होती है सिग्निफिकेंस की। ये 4 अर्थली नीड है। इसके अलावा भी 2 स्पिरिचुअल नीड होती है। पहली होती है ग्रोथ की, दूसरी होती है कॉन्ट्रीब्यूशन की। जितने हमारे युवा हैं ना, ऊपर के 4 नीड में घूम रहे हैं, और उसमें भी सिग्निफिकेंस की नीड जो है सबसे ज़्यादा है बच्चों के अंदर, कि कोई मुझे देख ले, बाकियों ने बनाए हैं बॉयफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं होंगे तो कैसे लगेगा, मेरे बाकी लोग मुझसे दोस्ती क्यों रखेंगे, मुझे बोलेंगे अरे ये तो बहन जी है। तो वो इसलिए कई बार करते हैं। कई बार प्यार पाने के लिए करते हैं कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना। कई लोग सर्टेन होने के लिए करते हैं कि चलो कोई रहेगा भविष्य में मेरे पास, मैं कुछ नहीं भी कर पाया तो एटलीस्ट बंदी तो रहेगी, है ना। कुछ लोग सर्टेनिटी, मैंने बताया, न्यूनेस, कई लोगों के लिए नयापन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो न्यूनेस के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर किसी को रिश्ता अच्छा करना है तो उसको नीचे के 2 जो हैं स्पिरिचुअल नीड, उस पर काम करना चाहिए, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप एक प्रॉपर आउटकम बनाइए, दोनों का एक सिमिलर आउटकम होना चाहिए। जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोगों का आउटकम है कि आप लोगों तक कुछ अच्छा पहुँचाएं, तो आप लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, चाहे जितनी लड़ाई हो जाएगी, इस चीज़ के कारण आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ना एक आउटकम होना चाहिए, चाहे वो बच्चों को अच्छे से पालना ही क्यों ना हो। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं तो आप लोगों का आउटकम होना चाहिए कि आप मिलके ग्रो करेंगे लाइफ में, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अपने भी अच्छा करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को भी, तो फिर आपका रिश्ता अच्छा होगा। तो एक तो पहले ये समझना है। दूसरा, अब ये सब बातें हम लोग कैसे समझे, युवा बोलेंगी कि अभी तो हम 16-17 साल के, हमको ये सब बातें कैसे समझ में आएगी। ना समझ में आए तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप डेवलप करो। सबसे अच्छा रिश्ता होता है दोस्ती का, दोस्त रहो। जब आप उस मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाओगे तब आगे का सोचना कि क्या करना है, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, चाहे वो मैरिज हो या जैसा भी हो। अगर कोई बहुत ही ब्रेकअप्स या इस दुख से गुजर रहा है, ये प्यार मोहब्बत के टूटने के बाद से, तो वो अपने आप को हील कैसे करेगा? बहुत अच्छा सवाल है सर। बहुत सारे ऐसे आशिकों को सही किया है जिनका दिल टूटा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ना आशिक का ये जो गाना होता है ना, ये सुनना बंद करना पड़ेगा उनको। हाँ, ये दुख दर्द वाला। हाँ, दुख दर्द वाला, नहीं तो आपकी वो स्टेट और ज़्यादा बढ़ेगी, आप अच्छा। और ज़्यादा डीप में जाओगे और ज़्यादा उस पेन को फील करोगे। दूसरा, लोग उस ब्रेकअप के पेन में क्यों रहते हैं आपको पता है? क्योंकि उनको वो प्यार दोबारा चाहिए होता है। वो जो मोमेंट्स होता है ना, किसी के साथ उन्होंने जो बिताया होता है, वो दोबारा चाहिए होता है। तो वो मोमेंट ना आप क्रिएट कर सकते हो, अपने परिवार के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। अरे मैं ये बोलती हूँ कि मतलब अपनी मम्मी को भी आप घुमाने ले जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने प्यार, मतलब कोई लड़की और लड़का से जरूरी नहीं है, प्यार तो हम अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। हाँ, बल्कि आप अपने नहीं बच्चों से कर रहे होते हो, इसीलिए ज्यादा फंसे होते हो। इसीलिए ना आप एक के साथ टिक जाते हो, मतलब आपका पूरा जो हैप्पीनेस है वो एक के साथ टिक जाता है।
फिर वो कई बार कैसा होता है ना कि आप उसके आपका रिमोट उसके हाथ पे है। हम्म, अब वो चाहेगी तो वो कभी स्माइल वाला बटन दबाएगी, कभी डिप्रेशन वाला, कभी कोई और वाला। और एक आपको टेक्निक और सिखाती हूँ सर, इसमें हम लोग शेयर करती हूँ आपसे, एनएलपी हाँ, में हम लोग इसको बोलते हैं फॉलिंग आउट ऑफ लव। अच्छा, टेक्निक फॉलिंग का आउट ऑफ नाम है फॉलिंग आउट ऑफ लव। इसमें आपको क्या करना होता है, उस बंदी ने आपका जब भी दिल दुखाया है, जब भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि उसने हर्ट किया है आपको, उसको याद करना होता है एकदम डीप में जाके। हम लोग उसमें कमांड भी ऐसे देते हैं कि आप ऐसे समय में जाओ जब आपको उसने कुछ बुरा बोला है, उसको अच्छे से देखो, अपनी आंखों से देखो, मानो कि आप अभी वहाँ पे हो, अच्छे से उसको महसूस करो, वहाँ जो भी हो रहा है उस आवाज़ों को सुनो, वो जैसे बोल रही है, जिस टोन में बोल रही है, उसके फेस को देखो, उसकी आंखों में देखो, वो कितने गुस्से में, किस तरीके से आपसे बात कर रही है, आपको कितना बुरा लग रहा है, उससे संबंधित जो फीलिंग है उसको अपने बॉडी में तेज़ी से रोटेट कराओ और दूसरे ऐसे मोमेंट में जाओ, उसको अच्छे से देखो। तो ऐसे 10-12 इवेंट अगर याद करा दिए ना, या एक ही इवेंट को भी 2-4 बार याद करा दिया, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो खुद उस बंदी के उस चीज़ से बाहर आ जाता है, उस प्यार के एफोरिया से बाहर आ जाता है। और या ऐसा बोलो जो वो फँसा हुआ है वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक ये क्या उस फ़ील कर पा रहा है, क्या फ़ील करना चाह रहा है, प्यार। प्यार। हम्म, तो वो उससे बाहर आ गया, उसको सिर्फ़ अच्छी-अच्छी मेमोरी याद आ रही है उससे संबंधित, बुरे को वो देख ही नहीं रहा देख है। ही नहीं रहा है। तो देखिए हम लोग एनएलपी में एक लाइन बोलते हैं, हम्म, स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम्म, किसी भी घटना का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। हम्म, आप जो उस घटनाओं को महत्व देते हैं ना, उसी का पूरा खेल है। हम्म। तो बस मैंने वहाँ इवेंट्स चेंज करवा दिए, माइंड में वीएके चेंज हुआ, विजुअल, ऑडियो और फीलिंग चेंज हुई, सारा गेम चेंज हो गया। अ, क्या आप ऐसा कोई स्टोरी हमें हमारे साथ हुँ, शेयर कर सकते हो जिसमें आपने कुछ ऐसा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है, हुँ। जो भी व्यक्ति या आपके क्लाइंट किसी बहुत ही पैनिक सिचुएशन से या अटैक से या एंजाइटी से या इसी काइंड ऑफ ब्रेकअप इश्यूज से जूझ रहे हो? बिल्कुल। मैंने एक हेल्प की थी ओसीडी के पेशेंट को। वो महिला ना इतना हाथ धोती थी कि उसके ये जो पोर्स होते हैं ना हाथ के, ये घिस गए थे। इतना हाथ हम्म, धोती थी। उसके घर में हम्म, जितने भी लोग आते थे, उनको सबसे पहले कपड़े चेंज करने होते थे, फिर ही वो कोई काम कर सकते थे। चाहे, अच्छा। और अगर वो वॉशरूम गए हैं, तो उनको नहाना पड़ता था। उस लेडी ने इतना टॉर्चर करके रखा था, ओ माय भले गॉड। रात के 4 बजे हो बाप रे। या 2 बजे हो, कोई मतलब ठंडे हो, गर्मी हो, इतना ज़्यादा उसको परेशानी होती थी और वो खुद के लिए भी वैसे ही थी। हम्म, तो वो परेशान हो गई थी हम्म, क्योंकि घर में अब कोई भी रहना नहीं चाह रहा था हम्म, उसके साथ। हम्म, इवन उसके फादर चाह रहे थे कि अब इसको ठीक करो, अदरवाइज़ कुछ तो भी हो जाएगा, इसको हमको मेंटल असाइलम छोड़ना पड़ेगा या हमको मेंटल असाइलम में रहना पड़ेगा। तो उनको टेक्निक कराई थी और वो बाय प्रोफेशन पास्टर थी सर, अच्छा। खुद। तो उसको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था, तो मैंने उसको हिप्नोसिस करवाई, क्योंकि एनएलपी में हिप्नोसिस भी सिखाया जाता है। उसको ट्रांस में लेके गई कमांड्स के द्वारा। फिर उसको बोली कि नाउ आप इमेजिन करो कि आपके भगवान आपके सामने हैं, उनके हाथों से रेज़ आ रही है और वो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। और जो भी वायरस, बैक्टीरिया है, जो भी ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको आपको डर लगता है, जिनसे आपको लगता है कि ये मेरे अंदर आ जाएँगे या चीज़ों को ख़राब कर देंगे या चीज़ें गंदी हो जाती है जिसके कारण डर्टी हो जाती है, अब वो नहीं हो पा रही है। इसके पहले कि वो आप तक पहुँचे, आपके आस-पास पहुँचे, भगवान उस चीज़ को क्लीन कर दे रहे हैं। आप मानेंगे 1 घंटे के सेशन के बाद उनकी लाइफ़ पूरी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। उनके हस्बैंड ने बताया कि हमारे ऊपर टॉर्चर बंद हो गया है। अब हम लोग कहीं से बाहर से आके सोफ़े में डायरेक्ट बैठ जाते हैं और अगर ऐसे छू भी लेते हैं ना, तो ये नहीं डाँटती है। अब अच्छा। कुछ नहीं बोलती, नहीं तो हम लोगों को पहले आके हाथ धोना पड़ता था, कपड़े बदलना पड़ता था, चाहे हम कितने भी थके हों। हम्म, तो ये एक ऐसा बहुत होता है। अच्छा वो था। हाँ, और एक और केस देखा सर, जहाँ से ना मेरे लाइफ में चेंज आया, ट्रांसफॉर्म, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक सिंसेरिटी आती है ना, आप अप्रोच भी फिर अच्छे लेते हो। एक केस आया, 14-15 साल की लड़की थी सर, उसकी मम्मी इतने बड़े पोस्ट में थी कि लोग मरते हैं उस पोस्ट में पहुँचने के लिए। मतलब लोगों का सपना होता है मैं एक दिन वो बनूँगी, हम्म, मेरी इतनी बड़ी सिविल सर्विस होगी। हम्म, तो उसकी बच्ची आई थी मेरे पास और उसने बोला कि मेरी मम्मी क्या करती है, मुझे टॉर्चर करती है। मैं बोली क्या करती है? आपको क्यों ऐसा लगता है? नॉर्मली माँ-बाप लोग बच्चों को टॉर्चर नहीं करते। तो बोलती है मेरी मम्मी का ना एक पर्सन के साथ अफ़ेयर है। हम्म, मेरे पापा से तो डिवोर्स हो गया उनका। हम्म, एक पर्सन के साथ अफ़ेयर है और वो बोलती है कि वो ना उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। वो मुझे पसंद करता है, ओह माय उनको गॉड। नहीं पसंद करता। तो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस पर्सन को कन्विंस करूँ कि वो मेरी मम्मी से शादी कर ले। सोचिए, बाप रे। लोग कैसे-कैसे स्थिति में रहते हैं।
मतलब देखा जाए तो काउंसलिंग की ज़रूरत उसकी मॉम को ज़्यादा थी। फिर भी मैंने उस बच्ची की हेल्प की, उसको उसके ट्रॉमा से बाहर निकाला और वो अपनी लाइफ को कैसे आगे अच्छा कर सकती वो सब चीज़ें सिखाई। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को पेरेंटिंग सिखाऊंगी, क्योंकि देखिए आप डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग है, लेकिन पेरेंट बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती सर, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वहाँ से मैंने, आप देखेंगे मेरे कई सारे पॉडकास्ट, रेडियो इंटरव्यू पेरेंटिंग के ऊपर है। उसका कारण यही है, मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना, मैं कई बार पेरेंटिंग की चीज़ें उनको खुद से समझाती हूँ ताकि कई बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाए। कि उन बच्चों का क्या दोष है सर, वो तो बेचारे भोले भाले हैं, उनका पूरा लाइफ आपके हाथ में है। वो आगे जो भी बिहेव करेंगे ना, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उनके पेरेंट्स। तो बहुत कई बार बच्चे परेशान होते हैं इससे, पेरेंट्स नहीं समझते इस चीज़ को। तो पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है, सही पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। जी सर। क्या मतलब वाकई वो पेनफुल होगा, आपके अंदर इमोशंस दिख रहे हैं कि हाँ, क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट को ऐसा केस लेते हो तो उनका क्या होता है ना, हीलर भी एक प्रकार से उनको फील कर लेता है, उस दुख को कहीं ना कहीं से महसूस कर लेता है। जी जी जी। कुछ ऐसे 3 सिंपल टेक्निक्स आप हमें और हमारे दर्शकों को बता सकते हो, सिंपल टेक्निक्स जो वो अपने घर पे ही करके कुछ NLP और EFT के टेक्निक्स अपने आप को एंजाइटी या स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एक तो ना कैथारसिस करनी चाहिए। कैथारसिस में आपको क्या करना होता है, आपके अंदर जो भी ऐसे इश्यूज़ है ना जो आपने बाहर नहीं रखे, आप कई बार ऐसा होता है, अरे यार मैं किसी को भी बताऊँ, सब मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, तो आप अंदर रखते हो, उस चीज़ को बताते नहीं हो। फिर वही चीज़ें ना आपके शरीर में बीमारियाँ बनती है, स्पेशली थायराइड। थायराइड तो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने अपने अंदर इमोशंस को सप्रेस कर करके रखा है। तो मैं बोलती हूँ कि रोज़ आप एक काम करो, एक छोटा सा पन्ना लो, उसमें शॉर्ट में अपना सारा टेंशन लिख दो। कुछ दिन तो पहले आप अपने पास्ट के टेंशन लिखो कि इसने ऐसा किया था, उसने ये बोला था, उसको लिखो और तुरंत जला दो। 21 दिन आप कर लो, आपकी बायोकेमिस्ट्री शरीर की पूरी चेंज हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, आपके चेहरे का ग्लो बदल जाएगा। दूसरा, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। टांडन पॉइंट जापान में कहते हैं कि नाभि से 2 इंच नीचे एक पॉइंट होता है, वहाँ तक श्वास जानी चाहिए। वहाँ तक श्वास ले जाइए, फिर एक्सहेल करिए, आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेट बैठिए जितना ज़्यादा हो, सर्कुलेशन सही होगा, ब्रेन को सही सर्कुलेशन मिलेगा, आप स्वस्थ रहोगे, मेंटली भी फिजिकली भी। तीसरा, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। EFT तो आपको करनी ही है, लेकिन मैं जितने लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, मैंने देखा है 99% लोग नाश्ता नहीं करते, नट्स नहीं खाते, उनका कोई फल वो नहीं खा रहे होते, और दूध नहीं पी रहे होते, पानी भी कम पी रहे होते हैं, तो बीमार रहोगे ही। पोषण ही सही से नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि फिर ब्रेन तो थकेगा ही ना, तो थका हुआ दिमाग तो वैसे ही करेगा काम। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो और कुछ टेक्निक जैसे टेक्निक जैसे मतलब घर पे ही कोई बैठ के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकता है इन कुछ छोटे-छोटे टेक्निक्स से? बिल्कुल। तो जैसे EFT का मैंने बताया, तो आप वो EFT के टेक्निक्स को वहाँ पे आप अपने कमांड्स चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेस की जगह आप कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। उसमें हमने 0 पे लाया था स्ट्रेस को, कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो बोलिए कि इवन दो मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने अंदर मौजूद भगवान को इन्वाइट करती हूँ कि वो आएँ और मेरे कॉन्फिडेंस को लेवल 10 पे ले जाएँ या लेवल 10 का कर दें। या मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ कि परमानेंटली इमीडिएटली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 10 का हो जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं। और एक मेरा वीडियो है यूट्यूब में, इरेज योर पेनफुल मेमोरी, तो पेनफुल मेमोरीज को वहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो पेनफुल मेमोरीज तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इरेज करना। कितना ज़रूरी होता है खुद से बात करना अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए? सबसे ज़्यादा। और उसमें भी आप खुद से क्या बात कर रहे हैं। आप अगर बैठ के दिन भर अपने आप से, देखिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो अपने आप से बात नहीं कर रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या होता है, 99% टाइम हम लोग गलत बात कर रहे होते हैं। हम लोग यही बोल रहे होते हैं, राशि तूने ऐसे क्यों कर दिया, अरे यार यहाँ फिर तूने बिगाड़ दिया, फिर तूने उससे ऐसे बात कर ली, इस टोन में बात करना था क्या, तूने फिर ये गलती करी, देख ये पढ़ना भूल गई, ये तू कैसे कर सकती है। और बस फिर माइंड और वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है ना। तो ये नेगेटिव टॉक आपको बंद करना है। आपको समझना होगा खुद को कि आप इंसान हो, आप खुदा हो, आप खुदा नहीं हो, खुदा के बंदे हो। बिल्कुल। तो गलतियां हो सकती है और लोगों को फॉरगिव करिए, खुद को माफ़ करिए, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप खुद से अगर बात भी करो ना तो बोलो कोई बात नहीं राशि,
अपना नाम लेके, क्योंकि नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को नाम लिए बिना बोलोगे ना, मैं आपको बोलूँ कि ये कर दो, मैडम को बोलूँ ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो आप लोग ज़्यादा उससे टॉर्चर्ड महसूस करेंगे। राइट। बोलूँ सर, डीके सर, सर से भी अच्छा होगा, डीके सर आपने ये क्यों नहीं किया, तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे और उस चीज़ को शायद ज़्यादा अच्छे से करें, है ना? जी। तो खुद से ऐसे बातें करनी है और अच्छी बातें करनी है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। और होपनोपोनो सर एक साइंस है, वो मैं बोलती हूँ हर एक इंसान को एटलीस्ट उसकी स्टोरी सुननी चाहिए। कभी किसी पॉडकास्ट में समय मिला तो उसके ऊपर बात करूँगी। जी जी, बताइए। और एक मॉर्निंग रिचुअल उसमें से बता देती हूँ। आप दिल में हाथ रखिए, अपना नाम लीजिए और बोलिए, जैसे मेरा नाम राशि, तो मैं बोलूँगी राशि, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। कितना सिंपल सा प्रेयर है, हाँ। या कितना सुंदर रिचुअल है। आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, आप हील्ड महसूस करोगे दिन भर। अच्छा। जी। ओके। ऐसे ही कोई और डेली रूटीन किसी को, मतलब आपके लिए कोई आप सजेशन दे सकते हो कि डेली रूटीन या जो मेंटली ठीक रखे इंसान को? मेडिटेशन करना चाहिए, ओम रोज। उच्चारण करना चाहिए रोज। 5 मिनट करो, मत करो घंटों। आप इमोशनल हीलिंग को भी बिलीव करते हो? बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे स्पिरिचुअली जो आपको समझा सके या आप समझा सको कि आ, ऐसे इस टेक्निक को यूज करके ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी वर्ड को अगर हम देखें तो वो क्या है, रियलिटी ऑफ स्पिरिट, हम्म, है ना? आपकी आत्मा का सच। तो आप जितने सच्चे रहोगे, जितने भोले भाले सीधे साधे सरल रहोगे, उतने आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। वही स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा। बाकी पूजा पाठ तो रिलीजियस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक फ़र्क होता है, एक बहुत बारीक लाइन है रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में। आप जो पूजा पाठ करते हो, आप तिलक लगा रहे हो, आपने स्टोन पहना है, जो भी कर रहे हो, रिलीजियस। गलत नहीं है, वो रिलीजियस प्रैक्टिस है। हाँ। उससे अध्यात्म का लेना देना नहीं है। हाँ। आप उसको करते करते आध्यात्मिक हो सकते हो, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, करेक्ट। है ना? लेकिन वो ही अध्यात्म है, ये नहीं है। उससे आप आध्यात्मिक नहीं होगे, उससे आपके अंदर दया करुणा एक समय के बाद आएगी। लेकिन अगर आप लोगों की लाइफ ऑब्जर्व करते हो तो अपने आप आपके अंदर वो चीज़ें होते जाएगी। हम कैसे अपने इमोशनल साइड को बैलेंस कर सकते हैं? साइंस, इमोशनल साइंस के थ्रू और एनर्जी के थ्रू अपने भावनाओं को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, आइडेंटिटी को चेंज करके, अच्छा। बिहेवियर से भी ज़्यादा बड़ा रोल है। देखिए, मैं अगर बोलूँ कि मुझे गुस्सा आता है और दूसरा मैं गुस्सैल हूँ, कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा मुझ पे? मैं गुस्सैल हूँ। तो अपनी आइडेंटिटी बदलिए। मैक्सिमम लोगों की आइडेंटिटी खराब है खुद को लेके। अच्छा। मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज कराती हूँ सर, 2 सेकंड का। आप आंखें बंद करिए। मैं बोलती हूँ अमिताभ बच्चन, आप लोग भी करिए। मैं बोलती हूँ करीना कपूर, ठीक है? मैं बोलती हूँ शाहरुख खान। अब अपने आप को याद करिए ज़रा और आंखें खोलिए और मुझे ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। अमिताभ बच्चन क्लियर दिखा होगा, करीना कपूर क्लियर दिखी होगी और शाहरुख खान क्लियर दिखे होंगे, लेकिन खुद को आज जब मैंने नाम लिया, पिक्चर धुंधली आई होगी। वैसे एचडी में नहीं देखे होंगे खुद को आप लोग। मैं सही बोल रही हूँ ना? तो यही लोगों की खराब है। इसीलिए इमोशनल वेलबींग सही नहीं है आपकी। जितना स्पष्ट आप खुद को देख पाएंगे, जितना लाइव, जितना एचडी खुद को देख पाएंगे, उतना आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। उसके लिए खुद का सम्मान होना चाहिए, खुद के प्रति अच्छे भाव होने चाहिए और वो डेवलप करने से आते हैं, खुद को बोलने से आते हैं कि मैं गुस्सैल नहीं हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ। गुस्सा करते, ओके। ठीक है। और दूसरा, आप एक एक्सरसाइज करिए, आंखें बंद करिए, अपने सामने अपने बेटर वर्जन को याद करिए। अभी कर लीजिए, अभी अभी सेल्फ इमेज में चेंज हम करवाते हैं, इसको सेल्फ इमेज बोलते हैं। ये आपकी आंतरिक छवि है ना। आंखें बंद करिए ना, अपने सामने अपने बेस्ट वर्जन को इमेजिन करिए। आपके बचपन की फोटोग्राफ हो सकती है या आप जैसा दिखना चाहते हैं वो हो सकती है। कुछ दूरी पे देखिए उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंस हो सकती है, अच्छा घर मकान हो सकता है आपके पास, आपके अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब है ना। देखिए कि वो अनदर यू आपको बहुत ही प्यारे नज़रों से देख रहा है या देख रही है, आपके करीब आ रही है, आपको गले लगा रही है, आप और वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। और जैसे जैसे वो आप में इंटीग्रेट हो रहे हैं, उसकी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आते जा रही हैं और अब आप वो इंसान होते चले जा रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं और सुन बहुत जल्दी आप वो इंसान बन चुके हैं। वो हो सकता है यही समय हो, यही क्षण हो जिस क्षण से आप वो इंसान बन चुके हो। नाउ अब आंखें खोलिए, एक बार चारों तरफ देखिए। इस रूम में कितनी लाइट्स है एक बार जरा काउंट करिएगा आप लोग।
ओके, आंखें बंद करिए। एक बार फिर से हम लोग करते हैं वो सेम एक्सरसाइज। अमिताभ बच्चन को याद करिए, करीना कपूर को याद करिए, शाहरुख खान को याद करिए, अपने फेस को याद करिए, अपने आप को देखिए। आंखें खोलिए और मुझे बताइए पहले के मुकाबले अभी परिवर्तन है या नहीं, है ना? तो जिस दिन ये सुधर जाएगी ना, देखो यूनिवर्स आपको कैसे पहचानेगा अगर आपकी आंतरिक छवि ही नहीं है। डॉक्टर राशि जी, थैंक यू सो मच। आपने आज एक ऐसा टॉपिक पे डिस्कस किया जो हमारे तो खिलाफ मतलब पर ही था। मैंने इस चीज़ को पहली बार आपसे सीखा और जाना कि एनएलपी ईएफटी टाइप का चीज़ सिर्फ टेक्निक भी है जो यहाँ एग्जिस्ट करता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इस विषय में बात किया और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग फिर से एक बार आपको फिर से बुलाएंगे इस टीके शो पे और हम लोग इस विषय पे और भी पॉडकास्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने प्यार से इन सारी चीज़ों को सुना और वो सुनेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और बिल्कुल मैं आऊँगी आप जब भी बुलाएंगे। थैंक यू धन्यवाद। जी।